बहुत से स्वामियों के बारे में चर्चा होती है, लोग स्क्रीन पर देखते हैं, पैसा खर्च होता है, लोग बड़ा एक तामझाम है। आध्यात्म की तरफ लोगों को नहीं लेके जाते, प्रचार नहीं, धर्म का प्रचार और कुछ नहीं, आप तो राष्ट्र की तरफ लेके जाते हैं। तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली और आपने ये कैसे काम शुरू किया? हमें कि हमारे गुरु जी ने बताया था कि 5 ज्योतिर्लिंग की चलकर यात्रा करो तो आपको शंकर जी मिलेंगे। तो हमने 12 ज्योतिर्लिंग की चलकर यात्रा करी। गंगा जी की गोमुख से लेकर गंगा सागर तक यात्रा करी। नर्मदा जी की बोथ साइड 3360 किलोमीटर। तो टोटल 11,490 किलोमीटर मैंने ऑन फुट पैदल चल करके भगवान को ढूंढा। भगवान हमें नहीं मिले। तो मैंने फिर हिंदी सीखा, संस्कृत सीखा और महर्षि दयानंद की जन्मभूमि टंकारा में रहकर मैंने संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। उसी समय अर्थ को एक भूकंप आ गया, तो जीवन का बदलाव वहाँ से आया। करीब 20 साल हो गए होंगे उस भूकंप को, 2 दशक के आसपास हो गए। सर 25 ईयर्स हो गए। 25 साल हो गए। 946 विलेज डैमेज हो चुके थे। तो उसमें हमने प्रयास किया, 137 ट्रक राशन हमने उस ज़रूरतमंद लोगों को तक पहुंचाने का कोशिश किया और उसके साथ हमने 5 गांवों का निर्माण किया। कुरन, घोड़पर, खारी, बेड़हार, खारोड़ा। हाँ, मैं लाइफ में कभी भी वेल्थ एक्युमुलेट नहीं करूँगा, क्योंकि जिस साधु के पास एक्सेस पैसा हुआ है उसका सर्वनाश निश्चित है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। जिंदगी का दूसरा फैसला, हम कोई मंदिर नहीं बनाएंगे। जिस मंदिर को भगवान ने बनाया है, मनुष्य को, पशु को, पक्षी को, वृक्ष को, उसमें ईश्वर समझकर जितनी मेरे से हो पाएगी मैं उनकी सेवा करूंगा। न हम कभी गवर्नमेंट ग्रांट लेंगे और न हम कभी फॉरेन फंड लेंगे। जिंदगी का चौथा फैसला, लैक ऑफ नॉलेज। मेरे पास ज्ञान की कमी है, फिर भी कोई लेक्चर प्रवचन के लिए बुलाएगा तो हम उसकी कोई फीस नहीं लेंगे। नॉलेज का कमर्शलाइज करना हीनियस क्राइम समझेंगे। बार बार सिर्फ यही है कि 16 साल की उम्र में जब कहते हैं कि लड़कपन है, अब एक व्यक्ति के अंदर बच्चा है, वो उसको खेलना कूदना ज़्यादा पसंद है, और आप सीधा राष्ट्र की तरफ कैसे झुक गए? किसको देखते थे आप, किसको सुनते थे? नहीं, मैं किसी को देखता नहीं, किसी को सुनता नहीं, अपने आप को देखता हूँ, अपने आप को सुनता हूँ। नमस्कार, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपने कई स्वामियों को सुना होगा, कई धर्म गुरुओं को, कई प्रचारकों को, कई अध्यात्म की बात करने वाले लोगों को आपने सुना होगा, टीवी पे सुना होगा, आप मिले भी होंगे। लेकिन आज हम आपको ऐसे स्वामी जी से मिलाएंगे जो धर्म की बात नहीं करते, जिनके यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं, बैठते हैं और वहाँ कथा होती है, साल में एक बार होती है, लेकिन वहाँ कथा होती है राष्ट्र की। वहाँ राष्ट्र की बात होती है, राष्ट्र का प्रेम लोगों के मन में जगाया जाता है। इस कथा में क्या कुछ होता है, कौन कौन से लोग आते हैं, 26 वर्ष से ये कथा चल रही है। हमारे साथ मौजूद है स्वामी धर्मबंधु जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जिस तरह से मैंने ओपनिंग नोट में ही कहा कि बहुत से स्वामियों के बारे में चर्चा होती है, लोग स्क्रीन पर देखते हैं, पैसा खर्च होता है, लोग बड़ा एक तामझाम है। आप आध्यात्म की तरफ लोगों को नहीं लेके जाते, प्रचार नहीं, धर्म का प्रचार और कुछ नहीं, आप तो राष्ट्र की तरफ लेके जाते हैं। तो कब से आप ये कर रहे हैं? 26 साल हुआ, आपकी आयु भी, अभी हम बातचीत जब कर रहे थे आपने बताया 42 साल। तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली और आपने ये कैसे काम शुरू किया? एक्चुअली हमें कि हमारे गुरु जी ने बताया था कि 5 ज्योतिर्लिंग की चलकर यात्रा करो तो आपको शंकर जी मिलेंगे। तो हमने 12 ज्योतिर्लिंग की चलकर यात्रा करी। गंगा जी की गोमुख से लेकर गंगा सागर तक यात्रा करी। नर्मदा जी की बोथ साइड 3360 किलोमीटर। तो टोटल 11,490 किलोमीटर मैंने ऑन फुट पैदल चल करके भगवान को ढूंढा। भगवान हमें नहीं मिले। फिर मैंने सोचा, निराश हुआ, तो मैंने फिर हिंदी सीखा, संस्कृत सीखा और महर्षि दयानंद की जन्मभूमि टंकारा में रहकर मैंने संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। उसी समय अर्थ को एक भूकंप आ गया, तो जीवन का बदलाव वहाँ से आया और 946 विलेज डैमेज हो चुके थे। तो उसमें हमने प्रयास किया, 137 ट्रक राशन हमने उस ज़रूरतमंद लोगों को तक पहुंचाने का कोशिश किया।
पशुओं के लिए 960 ट्रक्स फडर ला करके दिया जो भूखे मर रहे थे। और उसके साथ हमने 5 गांव का निर्माण किया, कुरन, घोड़पर, खारी, बेड़हार, खारोड़ा। और जो रिमोट एरिया में प्राइमरी हायर सेकेंडरी के स्कूल डैमेज हो गए थे, ऐसे 17 स्कूल को हमने पुनर्निर्माण किया। करीब करीब 20 साल हो गए होंगे उस भूकंप को, 2 दशक के आसपास हो गए। 25 ईयर्स हो गए। 25 साल हो गए। और आपकी अभी आयु 42 साल है। हाँ, तो तब आपकी आयु तो महज 17-18 साल की थी। तो उसी समय से हमने काम शुरू कर दिया। फिर गाय वहाँ स्लेटिंग हाउस में जा रहे थे, तो हमने 5236 काउस की 5236 गाय की गौशाला बनाई, जो 13 वर्ष तक हमने चलाया। और सूरज निकले 1 लाख से 1.5 लाख रुपए रोज का चारा लगता था। तो देश के श्री KPS गिल, श्री JS अरोड़ा, श्री APJ अब्दुल कलाम, श्री जोगिंदर सिंह फॉर्मर डायरेक्टर CBI, ये सब लोग हमसे आने लगे, मिलने लगे। तो मैंने फिर दिन थिंकिंग किया कि इजी टू गेट सक्सेस बट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन इट। ज़िंदगी में सफलता पाना बड़ा आसान है, लेकिन उस सफलता को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल है। तो हमने फिर थिंकिंग किया और 27 फरवरी 2002 को मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 प्रिंसिपल बनाए। फर्स्ट प्रिंसिपल कि मैं 16 साल की उम्र में। हाँ, मैं लाइफ में कभी भी वेल्थ एक्युमुलेट नहीं करूँगा, क्योंकि जिस साधु के पास एक्सेस पैसा हुआ है उसका सर्वनाश निश्चित है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो आप हिस्ट्री देख सकते हैं। जिंदगी का दूसरा फैसला, हम कोई मंदिर नहीं बनाएंगे। जिस मंदिर को भगवान ने बनाया है, मनुष्य को, पशु को, पक्षी को, वृक्ष को, उसमें ईश्वर समझकर जितनी मेरे से हो पाएगी मैं उनकी सेवा करूंगा। मेरा जिंदगी में कोई PRO, असिस्टेंट, पार्टनर ये कोई नहीं होगा। और आज 26 ईयर्स हो गया, कोई भी नहीं है। 16 साल की आयु में सर जिंदगी का तीसरा फैसला, न हम कभी गवर्नमेंट ग्रांट लेंगे और न हम कभी फॉरेन फंड लेंगे। हमने 5 गांव जो बनाए वो 50% गुजरात सरकार हमको सब्सिडी दे रही थी, बट मैंने कभी नहीं लिया। इसके अलावा जो कुएं खुदवाए 400, उसमें 90% सब्सिडी थी, मैंने कभी नहीं लिया। गौशाला थी, हमको 50,000 पर डे सब्सिडी मिलती थी, मैंने 1 रुपये कभी नहीं लिया। नहीं कभी सरकारी सहायता, नहीं कभी फॉरेन फंड। तो इसके लिए फंड कैसे जुटता था? पब्लिक से लोग स्वयं आते थे, स्वेच्छा से काम करते थे। जिंदगी का चौथा फैसला, लैक ऑफ नॉलेज। मेरे पास ज्ञान की कमी है, फिर भी कोई लेक्चर प्रवचन के लिए बुलाएगा तो हम उसकी कोई फीस नहीं लेंगे। नॉलेज का कमर्शलाइज करना हीनियस क्राइम समझेंगे। और न ही कोई मैन्यूअर सिस्टम से, चालबाजी से, चालाकी से, प्रचार प्रसार करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरी खबर छाप दो मैंने कभी भी नहीं किया। मेरी ये शिविर हम लगाते हैं प्रतिवर्ष, करीब 15 से 20 हज़ार बच्चे पूरे भारतवर्ष के 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी के एवरी स्टेट से बच्चे आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, इसरो चेयरमैन, DRDO चेयरमैन, एमिनेंट ब्यूरोक्रेट्स, एकम्प्लिश्ड इकोनॉमिस्ट, रिनाउंड डिप्लोमेट, ये सभी आते हैं। लेकिन 26 ईयर्स में 26 सेकंड किसी टेलीविज़न में नहीं आए, 26 लाइन किसी न्यूज़पेपर ने नहीं छापा। तो चूँकि हमें सब काम, हाँ हमारे यहाँ 2018 में फायर एक्सीडेंट हुआ था, तो ज़रूर उस समय करीब काफ़ी लोग आ गए थे, उसके बाद कभी भी नहीं आए। तो मेरा सवाल बार बार सिर्फ यही है कि 16 साल की उम्र में जब कहते हैं कि लड़कपन है, अब एक व्यक्ति के अंदर, बच्चा है वो, उसको खेलना कूदना ज़्यादा पसंद है, और आप सीधा राष्ट्र की तरफ कैसे झुक गए? किसको देखते थे आप, किसको सुनते थे? नहीं, मैं किसी को देखता नहीं, किसी को सुनता नहीं, अपने आप को देखता हूँ, अपने आप को सुनता हूँ, और स्वयं से देख कर, सोच कर कि हमें क्या करना चाहिए और क्या हमारी रास्ता है। और ये राष्ट्र कथा शिविर करने का हमारा जो था, केशु भाई पटेल हमारा रिगार्ड करते थे। सोमनाथ मंदिर के फंक्शन में वो हमें चीफ गेस्ट बनाए, तो मैं वहाँ जाकर के देखा और मतलब सोचने लगा कि काबुल से 157 माइल की डिस्टेंस पे गजनी है,
वहाँ से एक लुटेरा महमूद गजनवी चला और इस मंदिर को लूट करके ले गया। आज लोग कहते हैं विकसित भारत, तो विकसित भारत तो 1026 में भी था जो गजनवी इसको लूट करके ले गया। विकसित भारत तो 7 मई 1526 को था जो बाबर आया और इस देश में 12,988 सोल्जर के साथ और 7 मई 1526 से लेकर 28 मई 1858 तक रूल किया उसकी डायनेस्टी ने। विकसित भारत तो तब भी था कि 1858 से लेकर के और 1947 तक 90,000 ब्रिटिशर ने इस कंट्री को बंधक बना करके रखा और जो जुर्म अत्याचार करना चाहा वो करने के लिए उन्होंने किया। तो विकसित भारत तो था। हमें विकसित भारत नहीं, हमें सुरक्षित भारत की आवश्यकता है। और जब देश सुरक्षित रहेगी तो ह्यूमन नीड अपनी खुद पूरा कर लेगा। तो हमें इस देश को मजबूत बनाना चाहिए और इसे कोशिश करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी में ये देश अच्छा हो, स्पेस में हमारी सुरक्षा हो, डिफेंस हमारे लिए अच्छा हो और इकोनॉमी हमारी बेटर। तो आपके अनुसार कौन सी, आपने तमाम सरकारें देखी हैं, कौन सी सरकार ऐसी है जो इन टर्म्स पर काम कर रही है, जो देश को सुरक्षित और आधुनिक बनाने पर फोकस है, जिसका पिछली और आज की सभी सरकारें? सरकार अपनी क्षमता के अनुसार काम करती है। उस समय की सिचुएशन क्या थी, आज की सिचुएशन अलग है। पहले तो कहते थे 20 इयर्स में जनरेशन चेंज होती है, अब तो 5 इयर्स में जनरेशन चेंज होती है। पहले तो बैटल फील्ड होती थी, 1 to 1 हम फाइट करते थे, अब तो बैटल फील्ड किसी टेक्नोलॉजिकल फील्ड में हम आ गए, टेक्नोलॉजी से बाहर हो रही है। तो जो भी सिचुएशन चेंज होती रहती है, हर सरकार ने अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कोशिश के अनुसार जो भी उनकी सोच थी उन्होंने काम किया है। सर, आप श्री वैदिक मिशन ट्रस्ट भी चलाते हैं, तो कब से काम कर रहा है और इसका मूल उद्देश्य क्या है? 2002 से उसका उद्देश्य है कि कल्चरल सिविलाइजेशन, एम्पावरिंग यूथ ऑफ इंडिया फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, इन सब इशूज़ पे काम करना है। आपने कई बच्चों को, आपने शिविर में आते हैं, आप साल में सिर्फ एक शिविर लगाते हैं? हाँ, एक शिविर लगाते हैं, बाकी जो है एनसीसी के कैंप हमारे आश्रम में लगते रहते हैं और बाकी टाइम में हम आर्म फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाकर, यूनिवर्सिटीज स्कूल में जाकर बच्चों से, सोल्जर से बात करते रहते हैं। तो कई सीनियर अधिकारी, कई बड़े बड़े वरिष्ठ पदों पर, चीफ भी ऑफ डिफेंस स्टाफ भी आते हैं आपके शिविर्स में, और किस तरह की बातें होती हैं और किस तरह से युवाओं को मोटिवेट किया जाता है? सर, उनका मेन उद्देश्य है कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भारतीय युवकों को सशक्तिकरण किया जाए, उनकी होलिस्टिक पर्सनालिटी कैसे डेवलप किया जाए, इस पर फोकस होता है। जी। आपको लगता है कि आज जो आप कर रहे हैं इसको करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि देश को धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर बांटने की? धर्म दुनिया को बांटना नहीं सिखलाता, धर्म दुनिया को जोड़ना सिखलाता है। जो मनुष्य मनुष्य में डिवाइड करता है वो धर्म नहीं हो सकता है। धर्म की व्याख्या है ध्रियते सुख प्राप्ते सेवते से धर्म पक्षपात रहितो न्याय सत्याचारो हुआ। उड़ादी कोश में बताया गया है जिसकी धारण करने से उत्तम सुख की प्राप्ति होती है उसको धर्म कहते हैं। पक्षपात रहित रहना, न्याय करना, सत्य का आचरण करना, उसको धर्म कहा जाता है। और धर्म का डेफिनेशन करते हुए धर्मशास्त्र में बताया गया है कि धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 प्रकार के लक्षण बताए गए हैं। फर्स्ट इज पेशेंस, जिसके अंदर धैर्य हो, फॉरगिवनेस, जिसके अंदर क्षमा हो, जो सेल्फ कंट्रोल करता हो, जो थेफ्ट, चोरी नहीं करता हो, जो चेस्टिटी, पवित्रता उसके अंदर जीवन के अंदर हो, जो अपनी बुद्धि बढ़ाने का प्रयास करता हो, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखता हो, जो सत्य का आचरण करता हो, जो सत्य बोलता हो, और जो विद्या बढ़ाने की प्रयास करता हो, और जो क्रोध नहीं करता है, वह धार्मिक व्यक्ति है। लाल पीले कपड़े पहनने से, कंठी माला पहनने से कोई धार्मिक नहीं होता। ये 10 लक्षण हैं, वह धार्मिक होता है। अब इसी हमारे पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब के 257 नंबर गुरुबाणी में हमारे 5वें गुरु श्री अर्जुन देव महाराज जी का उपदेश है कि तुम किसी भी इंसान के साथ दुश्मनी मत करो, क्योंकि मनुष्य से दुश्मनी करना ईश्वर से दुश्मनी करने के बराबर होता है।
तो ये धर्म की शिक्षा होती है। धर्म दुनिया में नफरत की आग नहीं फैलाता। आपको लगता है कि आजकल जो राजनीतिक दल हैं वो आग फैलाने का ही काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर दूसरों को बांटने का? जब मुख्यमंत्री स्तर के लोग कह देते हैं कि 80-20 का चुनाव। ये चीज़ देखिए, जब राजनीति में धर्म होता है तो शासक सही काम करता है, और जब धर्म में राजनीति आ जाती है तो शासक और धार्मिक दोनों गलत काम करते हैं। तो राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी। राजनीतिक धर्म निभाना चाहिए, धर्म पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, है ना? आप एक बहुत छोटा सा अंतर, मैं आपका भाव समझ रहा हूँ सर, लेकिन जो धर्म, जिस धर्म की मैं बात कर रहा हूँ वो एक राजनेता का धर्म है, जिसलिए उसने संविधान की शपथ ली, लेकिन वहाँ वो दूसरा धर्म लेकर चल पड़ते हैं। वो तो पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट आ जाते हैं। जी सर, जिस तरह से आप देश के तमाम कोने से बच्चे आपके राष्ट्रीय कथा में आते हैं जब शिविर लगता है, मूलतः समस्याएं क्या उठती हैं? सबसे ज़्यादा किस विषय पर बच्चे बोलना चाहते हैं? नहीं, बच्चों को खुला चैलेंज, वो बच्चे को क्वेश्चन करने की आज़ादी होती है हर लोगों से डिफरेंट फील्ड पर। जैसे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात कर रहा है तो उसके रिलेटेड बच्चे क्वेश्चन करते हैं। उसके एक्सपर्ट भी आते हैं वहाँ पे? हाँ, कोई डिफेंस पे बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी पर, तो बच्चे उसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। और कोई एजुकेशन एकेडमिक पे बात करते, बच्चे उससे बात करते हैं। ये लोग कहते हैं कि आज के बच्चे बिगड़ रहे हैं, कुछ नहीं जानते, ये सब पुरानी कहावतें हैं। आपके पिताजी कहते होंगे कि आज के बच्चे सभी खराब हो रहे हैं, उनके पिताजी अपने ज़माने में कहते होंगे आज के बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनको कुछ आता जाता है नहीं, उनके भी फादर यही कहते होंगे। ये तो परंपरा है चलती, पिताओं की शिकायतें की। हाँ, लेकिन आज जो है बिल्कुल बच्चे बड़े मॉडर्न, बड़े स्ट्रांग, बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े इंटेलिजेंट हो रहे हैं। आप देखिए, आज हमारे 26% नासा में साइंटिस्ट इंडियन हैं। आज पेंटागन में अप्रोक्सीमेट 6% इंडियन लोग हैं। तो हमारे इंटेलेक्ट का दुनिया में रिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं है। अगर हमारे डॉक्टर यूरोप से माइग्रेट कर जाएं तो यूरोप के हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे। गल्फ़ में आप देखिए हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो हमारे देश में क्षमता है और हम दुनिया को परिचय दे। हमारी इज्जत जो है दुनिया में किसी सरकार ने नहीं बढ़ाई है, हमारे देश की क्षमता, इज्जत भारत के बच्चों ने बढ़ाई है। जी। तो जो बच्चे आते हैं वो ये चर्चाएं करते हैं कि हम तो सेना में जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर अग्निवीर जैसी स्कीम लगा दी जाती है, हम कहाँ जाएं? बच्चे इमोशनल होते हैं। अब जैसे कोई आगे साइंटिस्ट, तो सबको कितने लोग को इसरो में जाना है, तो टोटल 20,000 लोग हाथ खड़े कर देंगे हमको इसरो में जाना है। फिर कोई आर्मी के जनरल साहब आ गए तो कितने लोग को आर्मी में जाना है, सारे लोग हाथ खड़ा करने के हमें आर्मी में जाना है। कोई नेवी में आ गए तो सबको हर जगह पहुंच जाना है। तो बच्चे तो बेचारे जोश में रहते हैं और एनर्जेटिक होते हैं और हर फील्ड में उनकी एक अपनी आजमाइश है। लेकिन फ्यूचर में वो कितना परफॉर्म्स कर पाते हैं, कितनी उनको एटमॉस्फेयर मिलता है, कितना उनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, कितनी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, कितनी सोसाइटी उस लेवल पर ले जाना चाहती है, उस पर डिपेंड। किस एज के बच्चे ज़्यादा आते हैं सर आपके पास? ऑनवर्ड 9th स्टैंडर्ड टू कॉलेज। ओके। 9वीं क्लास से लेकर के कॉलेज तक के बच्चे आते हैं। मतलब 13-14 साल से बच्चा लेकर 23-25 तक ज़्यादा आते हैं। तो इसी समय इनको करियर की एक लाइन देने की ज़रूरत होती है और वो आप उसमें सहयोग करते हैं। ये 17 से 32 इमोशन एंड स्पिरिट की लाइफ होती है और यही उनको सही डायरेक्शन की नीड होती है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं सर जो आपके पास आए हों और एक अच्छी दिशा उनको मिली और आज भी वो आपके आगे? एक्चुअली मैं ऑर्गेनाइजेशन तो बनाया नहीं है और रजिस्टर भी हमने नहीं रखा कि आज तक कितने बच्चे कहाँ से कौन कौन आए, कि हम लिस्ट में, क्योंकि हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना नहीं था, चेला चेली बनाना नहीं था। लेकिन हाँ, कभी जैसे जाते हैं कि फोर्स में तो दौड़ कर आके मेरे पैर छूते, गुरुजी मैंने आपका शिविर किया है। कहीं पुलिस में आ जाते हैं, कहीं और जैसे मिल जाते हैं। अभी एक लड़का मिला था धौरा जी में, STM है, तो कहा गुरुजी आके दौड़ के मैं आपका शिविर कर चुका। ऐसे मिलते रहे। तो बच्चे कैसे आते हैं सर पंजाब से राजकोट तक? उनको वहाँ लेके कौन जाता है या उन्हें पता कैसे चलता है कि आपका कोई शिविर? हाँ, जैसे आपके पंजाब से लास्ट ईयर 600 बच्चे गवर्नर साहब ने भेजा था। और 32 शायद 33 कितना ये गौरव साहब लेकर के आए थे। हिमाचल से 150 बच्चे आए थे, हरियाणा से 400 आए थे, यूपी से
900 आए थे। अलग अलग संस्थाओं या गवर्नर के स्कूल गवर्नमेंट्स भी भेजती है, सरकार भेजती है, प्राइवेट की जिसको अच्छा है वो आते हैं। आने जाने का खर्चा इंस्टीट्यूशन और स्टूडेंट के होते हैं, और 9-10 डेज लॉजिंग बोर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी। 10 दिन का शिविर है। हाँ, उसका तो रहना खाना पीना वहाँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट। उसे कितनी कैपेसिटी है, कितने बच्चे आ सकते हैं सर? 25,000 तक रह सकते। 25,000 बच्चों की कैपेसिटी है। सबके लिए सोने की, खाने की, बेड है, सोने की, रहने का है। जमीन पे अब नहीं सोते, पहले जमीन पे सोते थे ठंड, अब बेड। तो आपने बताया कि आप चंदा 1 रुपया भी नहीं लेते, किसी से कोई मदद नहीं, तो मतलब सरकारी मदद या सब्सिडी के तौर पर कुछ भी नहीं, तो ये फंड्स का फंड्स लोगों से जैसे मिलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो लोग करा देते हैं, कुछ खुद करते हैं, कुछ लोगों से बोलते। अभी भी हमारे ऊपर शिविर, लास्ट शिविर का इस शिविर जो हुई उसमें 59 लाख रुपये डेफिसिट है। तो मांगने वाले परेशान, बैठी वेट करो और जब आएगा तो आपको दे देंगे। तो मेरा कोई बैंक बैलेंस FD आदि तो है नहीं, तो हर साल चलती रहती है। तो जो जुड़े हुए लोग वो खुद आपको डोनेशन? हाँ, डोनेशन अपने श्रद्धा से देते रहते हैं। के नाम पे चेक लेते हैं? जी हाँ जी, उसमें CSR आदि की सब फैसिलिटी है जी। सरकारें चेक देती हैं आपको? नहीं, सरकार नहीं, गवर्नमेंट से तो लिए नहीं, गवर्नमेंट से लेना ही नहीं, कभी नहीं लेना। बिल्कुल नहीं लेना है। गवर्नमेंट से भी नहीं लेना। गवर्नमेंट फॉरेन फंड और राजनीतिक लोग से भगवान दूर रखे हमको। आप गुजरात से हैं और गुजरात के 2 लोग कहते हैं देश चला रहे हैं इस समय, कभी उनसे भी मुलाकात हुई है? कभी वो भी आए हैं आपके शिविर में सर? हाँ, आए हैं, कई बार आए हैं। आए हैं जी हाँ। प्रधानमंत्री जी से मिले आप? हाँ, कई बार में मिलते रहते। किस तरह, क्या स्वभाव लगता है? और जो आपका संकल्प है राष्ट्र को लेकर के, कभी वो मिले हो और उन्होंने आपके इसको? नहीं, उनकी भी सोच अच्छी है, उन्होंने आए हैं। गुजरात के हर चीफ मिनिस्टर आते हैं। वो बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए आए थे? मंत्री रहते हुए। प्रधानमंत्री रहते हुए कभी आए? नहीं, फिर बिजी हो जाते। गृह मंत्री जी आए, अमित शाह जी? नहीं, वो नहीं आए। वो कभी नहीं आए, उनसे मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मुलाकात तो कई बार हुई। जी, शिविर में नहीं आया? शिविर में उनका विषय नहीं है ना ये सब चीजें। सर वो तो डिफेंस मिनिस्टर है अभी। नहीं, होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर है, माफ कीजिएगा। हाँ, उनका। लेकिन होम में काफी कुछ है, होम में भी पुलिस वगैरह सब तो पुलिस से तो कोई लेना देना नहीं है, उनको तो एकेडमिक एजुकेशन। हम पॉलिटिशियन को बहुत कम इनवाइट करते हैं। हम इसरो के लोग को, DRDO के लोग को, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन को, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, ताकि बच्चे कुछ सीखें। जब पॉलिटिशियन आते हैं तो बहुत सी सिक्योरिटी आ जाती है, और फिर उन्हीं की वो सिक्योरिटी में आप व्यस्त हो जाते हैं, तो बच्चे लोग क्या सीखेंगे? ठीक है, उनको बुलाने से हमारा स्टेटस बढ़ेगा, पब्लिसिटी हमें मिलेगी, बिना बताए मीडिया पत्रकार आएंगे, हमारा भला होगा, लेकिन बच्चों का क्या भला होगा? आप अपनी आत्मा से खुद सोचिए कि उन बच्चों का क्या। आपका वो उद्देश्य ही नहीं है, आप लाइमलाइट से बिल्कुल दूर हैं। हमें अगर कुछ बनना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। हमारी लाइफ 2 प्रकार की होती है, एक सेल्फ प्रोजेक्शन की लाइफ होती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की लाइफ होती है। सेल्फ प्रोजेक्शन की लाइफ है कि जो आप नहीं हैं वो दूसरे के सामने प्रोजेक्ट करना, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की लाइफ है, जो जैसे हैं वैसे हैं, क्या फर्क। मैं दर्शकों को भी बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये शब्द सुनने के बाद लोग पूछेंगे तो फिर आप इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? तो इसके लिए निवेदन हमने किया है कि प्रभु आप आए हैं स्वामी जी, तो आप आए, हमसे मिले, हम चाहते हैं आपका इंटरव्यू करें, और ताकि जो ये काम कर रहे हैं राष्ट्र कथा, राष्ट्र की सेवा के लिए जो शिविर लगा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाया जाए। ये एक अलग प्रचार है। 26 ईयर्स में दूसरा बार मेरा इंटरव्यू है, और वो भी यही है उनके चोपड़ा जी के आग्रह पर। बाकी मैं सब वही मैंने, इसीलिए मैंने दर्शकों के लिए, क्योंकि सवाल छोड़ेंगे दर्शक मेरे लिए, तो हमने निवेदन किया है कि सर कृपया पधारें, हमें इंटरव्यू दें। सर एक बहुत बड़ा सवाल है, जो युवा पीढ़ी है, आपके सामने भी ये चीज़ें आती होंगी, जो नई पीढ़ी है, ख़ासतौर पर 15-16 साल के बाद ये लोग नशे की गिरफ्त में जकड़ते हैं, तो इन पर भी कुछ आप फोकस कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि, या आपके तरफ से कोई इस तरह का गोल है कि बच्चों को नशे से छुड़ाया जाए, दूर करवाया जाए? हर इंसान का कर्तव्य है कि एक इंसान ह्यूमन को अच्छा बनाना। कहीं भी आपके आसपास है, उसकी आपकी भी जिम्मेदारी है, हर इंसान की जिम्मेदारी है एक इंसान को अच्छा बनाना, अच्छे रास्ते पर चलना। लेकिन ये सब काम है गुड पेरेंटिंग की। हमारे देश में जो सबसे बड़ा काम है, हम एक इंजीनियर बनने के लिए
14-15 ईयर से स्टडी कर रहे हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए हम 15-16 ईयर्स स्टडी कर रहे हैं। एक ब्यूरोक्रेट बनने के लिए हम ज़िंदगी के 25 ईयर्स तक लगा रहे हैं। लेकिन एक पेरेंट्स बनने के लिए हमारे पास क्या एजुकेशन है, जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर है। तो हम आजकल जो साइकोलॉजिकल लिटरेचर के अकॉर्डिंग जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके पास सिर्फ 3 चीज़ होती है, बॉडी, सोल और एक उसके पास कंप्यूटर टाइप का ब्रेन होता है, लेकिन उसमें कोई डेटा स्टोर नहीं होता है और कोई सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं होता है। लेकिन उसके ब्रेन में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मेमोरी होती है, इन द फॉर्म ऑफ नेम्स, इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज। 0 से 6 ईयर्स की एज तक जिस प्रकार की हमारी पेरेंटिंग होती है, जिस प्रकार की हमें रिलीजियस टीचिंग मिलती है, जिस प्रकार की हमारी स्कूलिंग होती है, जिस प्रकार का हमारे फैमिली में एटमॉस्फेयर होते हैं, जिस प्रकार के हमारे फैमिली में पॉलिटिकल सोशल इन्फ्लुएंस होते हैं, सोसाइटी में होते हैं, वैसे वैसे हमारे ब्रेन में डेटा स्टोर होने लगते हैं और सॉफ्टवेयर अपलोड होने लगते हैं। 0 से 6 ईयर्स तक जो ब्रेन डेवलप होता है उसको हम हैबिट ब्रेन कहते हैं, और हमारे ब्रेन के 95% शेयर हैबिट ब्रेन का होता है। ये हमारी लाइफ की फाउंडेशन है, और 5% ब्रेन ही कॉन्शियस ब्रेन होती है। तो जो साइकोलॉजिकल लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन लाइफ का क्लासिफिकेशन किया गया है कि 0 से 6 ईयर्स एज तक रिकॉर्डिंग एज होती है। बच्चे की ब्रेन में थाउजेंड्स कैमरे से भी ज़्यादा पावर होती है, आसपास की हर एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है। तो जो देखता है वो उसे अपने ब्रेन में वो कैच करता रहता है। जी 7 से 17 ईयर्स की एज लर्निंग एज होती है। जी उसमें बच्चा सीखने की कोशिश करता है, जी और वो मनुष्य के जीवन की 5 सोर्स हैं नॉलेज गेन करने की। लर्न फ्रॉम नेचर, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, लर्न फ्रॉम करिकुलम, लर्न फ्रॉम सोसाइटी, लर्न फ्रॉम फैमिली। हम यहाँ से सीखते हैं और यहाँ से कोशिश करते हैं। और 17 से 32 ईयर्स की एज इमोशन एंड स्पिरिट की एज होती है। संवेदना भावना अत्यधिक होता है, लेकिन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ विजडम, विवेक की कमी होती है, समझदारी की कमी होती है, लेकिन इमोशन एंड स्पिरिट एक्सट्रीम लेवल पर होते हैं। यही मनुष्य का लाइफ है। इस लाइफ में अगर गुड इन्वायरमेंट मिलेंगे तो एक अच्छा इंसान बन जाएगा, और बैड इन्वायरमेंट मिलेंगे तो एक गलत इंसान बन जाएगा। तो ये मेन लाइफ का फोकस ये है। तो इस एज में पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, और 17 से 32 तक उनके साथ इमोशनली अटैचमेंट हो, हर एक्टिविटीज़ पर उनकी वॉच करें। अगर माता पिता सही हैं और सही परवरिश किया गया है तो बच्चे कभी ख़राब नहीं हो सकते हैं। अगर आपकी पेरेंटिंग ठीक नहीं है, आप उनका अटैचमेंट नहीं है, तो दुनिया में कोई भी तो दोष बच्चों को देने से अच्छा है कि ध्यान माँ बाप रखें, और प्रथम गुरु माँ को इसीलिए कहा जाता है सर। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा है, उपाध्याय दशाचार्यम आचार्य अड़म शतम पिता सहस्त्रम तु पितु माता गौरवेण अति उच्यते। सामान्य शिक्षक से प्रिंसिपल का स्थान 10 गुना अधिक होता है, प्रिंसिपल से पिता का स्थान 100 गुना अधिक होता है, और पिता से माता का स्थान 1000 गुना अधिक होता है। इसीलिए कहा मातृ निर्मातृ भवति, माता निर्मातृ भवति। माँ मनुष्य के जीवन की निर्माण करने वाली होती है। जिसकी माता पतिव्रता हों, जैसे पिता धार्मिक हों, वो संतान कभी खराब नहीं हो सकती है। ये इसकी बिगनिंग अपनी फैमिली से होती है सर। राष्ट्र को लगता है सर इस तरह की शिविर सरकार को भी अपने स्तर पर करवाने चाहिए? आप तो कर ही रहे हैं। हम कहें जो जिसको इच्छा है करनी चाहिए। हम तो किसी से रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, सलाह तो नहीं दे सकते, क्योंकि एडवाइस करने से हमारी बात कौन मानेगा। तो जिसकी एडवाइस उसको दिया जाए। आपके अंदर कोई क्षमता है, आप कहोगे तो हो सकती है, क्षमता नहीं है तो हम खामखा बात हवा में करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। जी सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप यहाँ आए।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विशेष तौर पर जो राष्ट्र के लिए आप काम कर रहे हैं निस्वार्थ होकर के, वो वाकई में सराहनीय है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।